हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। और एक बार मैं फिर आपके लिए एक नई कहानी लेके आई हूँ अपनी, जो कि मैंने अभी अभी लिखी है। और बीच बीच में मैं थोड़ा सा गैप दे देती हूँ। शायद आप लोग भी कहानियाँ सुनते सुनते कुछ एक मोनोटोनी हो जाती होगी, और मैं भी नई कहानियाँ लिखती हूँ उसके बाद ही अपलोड करती हूँ। तो आज मैं आपके लिए जो कहानी लेके आई हूँ उसका नाम है प्रलय। और इस कहानी में काफ़ी कुछ मैंने अपनी कल्पना के आधार पर भी लिखा है, और इसका मकसद किसी को भी त्रास पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं है। बस जीवन की जो सच्चाई है वही इस कहानी में परिलक्षित होती है। तो मेरी कहानी का नाम है प्रलय। मम्मी मम्मी, हम नानी के घर कब जाएंगे? मैंने हुलस कर मम्मी से पूछा था। दिल्ली की गर्मी, उमस, ट्रैफिक और भागदौड़ की ज़िंदगी के बाद पहाड़ियों से घिरा नीले नीले आसमान और जलप्रपातों से उज्जवल जबलपुर मुझे बहुत अच्छा लगता। हर साल गर्मी की छुट्टियों में हम नानी के पास जाते। नया गांव के खुले खुले रमणीय माहौल में बना नाना जी का बड़ा सा डबल स्टोरी बंगला। छोटे मामा बाहर अमेरिका में रहते थे और कभी कभी ही आ पाते थे, अतः हमारे जाने से नाना नानी का घर गुलजार हो जाता। बाहर बड़ा सा लॉन, जिसमें जाड़ों में लाल गुलाब और गर्मियों में बेला के श्वेत फूल महकते रहते। ऊंचे ऊंचे अशोक के वृक्ष जो हवाओं में झूमते रहते। दूर दूर बने बड़े बड़े बंगले और पीछे दूर तक फैला मैदान। दूर से दिखती हरी भरी पहाड़ियाँ जो गर्मी में सूखी सूखी हो जाती और बरसात में हरे भरे वृक्ष लहलहाने लगते। होली के आसपास दूर तक पलाश के लाल फूल आग सी लगा देते। साफ सुथरी चिकनी सड़कों के दोनों ओर लगे अमलतास और गुलमोहर के वृक्ष। जितनी तेज़ गर्मी पड़ती, गुलमोहर के फूल उतने ही लाल होकर चमकते। पीले पीले अमलतास के फूल अंगूर के गुच्छों से लटके रहते। सड़क के दोनों किनारों पर लाल और पीले फूलों की रंगोली सी सजी रहती। सुबह सुबह उगता सूरज का लाल गोला, ठंडी ताज़ी बयार और तरह तरह के पक्षियों की चहचहाहट, कोयल की कुकू कुहू, पपीहे की पीऊ पीऊ और गौरैया की चींची चींची से वातावरण गुंजायमान हो जाता। ना जाने कौन सा गीत ये पक्षी मिलकर गाते हैं। बरसात में कभी कभी मोर की पीऊ पीऊ भी दूर से सुनाई देती, और हम बच्चे मोर का डांस देखने के लिए दूर तक दौड़े चले जाते। कभी कभी मोर मोरनी का जोड़ा घर के बाहर लगे बड़े से वट वृक्ष पर आकर बैठता। कैसा ही जादुई वातावरण था। मैं वहाँ जाकर बावरी सी हो जाती और घर के लॉन में गोल गोल घूम कर डांस करती। मम्मा, कब चलेंगे नानी के घर? बस बेटा, तुम्हारी गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो जाएं। पापा और मैंने भी छुट्टी अप्लाई कर दी है, और मैं दिवा स्वप्नों में खो गई थी। अब फिर चली थी जबलपुर की ओर छुप छुप ट्रेन। मम्मा, आलू पूरी खाना है। ट्रेन चलते ही मुझे भूख लगने लगती थी। मम्मा, हमें भी, छोटे भाई ने मचल कर कहा। मेरा भाई मुझसे बहुत छोटा था। इस साल मैं 6th में आई थी और वो तो बेबी क्लास में ही था, प्री नर्सरी में। मम्मी पापा और नाना नानी का लाडला। मेरा तो वो छोटा सा गुड्डा था, छोटा सा खिलौना, मेरा लड्डू भैया। मैं उसे बहुत प्यार करती, उसको गुड़िया जैसा सजाती, कभी फ्रॉक पहनाती, कभी अपना पुराना लहंगा, और उसके घुंघराले बालों की एक पोनी बना देती।
रक्षाबंधन के दिन मैं उसको राखी बांधती और भाई दूज के दिन टीका लगाती। मुझे अपना गोल मोल प्यारा सा भैया बहुत अच्छा लगता और मेरी मम्मी भी मुझे बहुत प्यारी थी। जब वो ऑफिस जाने के लिए ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर तैयार होती, मैं उनको एकटक देखती रहती। उनका काजल लगाना, उनका बिंदी लगाना, मांग में हल्का सा सिंदूर और होठों पे हल्की सी गुलाबी लिपस्टिक। कभी मम्मी साड़ी पहनती थी, कभी सूट। घूमने जाने और ट्रैवल में मम्मी सूट ही पहनती थी। नाना नानी दोनों बाहें फैलाए हमारा इंतज़ार कर रहे थे। आजा मेरी लाडो। नानी ने मुझे बाहों में भरकर चूम लिया था। नाना जी ने भैया को गोदी में उठा लिया था। क्या खाएगा मेरा बेटा, लड्डू या बिस्किट? और उन्होंने थोड़ा सा बेसन का लड्डू तोड़कर भैया को खिला दिया था। भैया शर्मा कर फिर मम्मी की गोदी में चला गया था। बड़ा शर्मीला सा था मेरा भैया। सुबह के नाश्ते में नाना जी पोहा, जलेबी और समोसे लाए थे। खाने में नानी ने राजमा चावल बनाए थे। आज लंच के बाद सब बरगी डैम घूमने चलेंगे। लंच के बाद मम्मी ने एक बैग में पॉपकॉर्न, बिस्किट और चिप्स रखे थे। भैया के लिए एक बॉटल में दूध भी और उसका छोटा गिलास भी। नानी ने ठंडे पानी की बॉटल्स रखी थी। कितनी गर्मी है, दोनों बच्चों को कैप पहनाओ, नानी बोली थी। और नाना जी की कार से हम लोग सब चल दिए थे शहर से 40 किलोमीटर दूर बरगी डैम की ओर। नाना जी ने कार में रेडियो लगा रखा था और उसमें प्यारे प्यारे गाने आ रहे थे। सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, हमें डर है हमको न जाए कहीं, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। बरगी डैम पहुंचकर उस जलाशय को हम देखते ही रह गए थे। दूर तक फैला निर्मल शीतल अथाह जल, चारों ओर बांध से घिरा हुआ। दूर दिखती पहाड़ियाँ और नीले पानी में पड़ती आकाश व बादलों की परछाई। हम सब मंत्रमुग्ध होकर देखते ही रह गए थे। चलिए नाना जी बोटिंग करने, हमें स्पीड बोट पर जाना है, मैंने मचलते हुए कहा। नहीं बेटा, स्पीड बोट बहुत तेज़ चलती है, हम लोग क्रूज़ पर चलेंगे, बड़े आराम से चलता है, कोई डर की बात नहीं, नाना जी ने हंसते हुए बोले। उन्होंने 5 टिकट खरीदे। भैया का तो टिकट भी नहीं लगता। नाना जी ने डेक की जगह नीचे एसी केबिन के टिकट लिए। सब बड़े आराम से बैठकर चलेंगे, वे बोले। नाना जी ने बताया था पहले क्रूज़ तक पहुंचने के लिए टेढ़े मेढ़े पत्थरों से भरे रास्ते से जाना होता था, किंतु अब तो लाल पत्थरों से जड़ा पक्का रास्ता था और ऊपर बीच में छायादार शेड भी था। आओ मस्ती करेंगे, नाना जी बोले थे। नाना जी बड़े मस्त थे हमारे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और क्रूज़ धीरे धीरे मंथर गति से तैरता हुआ चल रहा था। चारों दूर तक फैली अथाह जलराशि, नीला चमकता हुआ निर्मल जल, दूर दूर दिखती पहाड़ियाँ और पानी की सतह को छूते हुए उड़ते सफ़ेद बगुले। डेक पर म्यूज़िक शुरू हो गया था और लोग बाग क्रूज़ में बने डिस्कोथेक पर डांस कर रहे थे। कुछ लोग ईयरफोन्स लगाकर गाने सुन रहे थे और कुछ अपने अपने कैमरों से वीडियो बना रहे थे। मैंने भी उस अथाह जलराशि को मुक्त भाव से देखा। मैं खिड़की पे बैठी थी और उस अथाह जलराशि को देख रही थी। मम्मी भैया को गोदी में लेकर बैठी थी और नानी के साथ बातें करती हुई हंस रही थी। मम्मी भी तो पीहर आई थी अपने। क्रूज़ लगभग जलाशय के बीच में पहुंच चुका था। मैं पापा के साथ ऊपर डेक का भी चक्कर लगा कर आई।
जिसमें लोग हल्की हवा का आनंद लेते हुए बैठे थे या डांस कर रहे थे। छोटे छोटे बच्चे इधर से उधर दौड़ रहे थे। तभी ना जाने कहाँ से काले काले बादल आकाश पर छा गए। घर घर करके घन घन करके बादल गरजने लगे और ठंडी बहती हवा अंधड़ में परिवर्तित हो गई। तेज हवा और ऊंची उठती लहरों के थपेड़ों से क्रूज तेजी से हिलने लगा। मैंने कसकर पापा का हाथ पकड़ लिया। शाम को 5:30 बजे पूरे आकाश में अंधियारा छा गया। तेज बादलों की गर्जना और तीव्र गति से क्रूज से टकराते हवा के थपेड़े, साई साई करती हवा जैसे क्रूज को पलटाए दे रही थी। और तभी क्रूज का आगे का हिस्सा नीचे हुआ और केबिन में पानी भरना शुरू हो गया। नीला स्वच्छ जल आकाश के बादलों के समान ही काला काला लग रहा था, काला और डरावना। हेल्प हेल्प, बचाओ बचाओ की चीखों से क्रूज दहल उठा। सबने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए। क्रूज हवा में फंसे जहाज के समान हिचकोले खा रहा था। लाइफ जैकेट खोलो खोलो खोलो, लाइफ जैकेट के खोलो, पहनो। पापा, नाना जी और दूसरे कुछ अंकल लोगों ने नई बंधी हुई जैकेट्स के प्लास्टिक कवर जल्दी जल्दी फाड़े और उसमें से निकाल कर जैकेट लोगों की ओर फेंकने लगे। लोग जल्दी जल्दी जैकेट्स पहनने की कोशिश कर रहे थे। घबराहट और डर से सबके चेहरे सफ़ेद पड़ गए थे और हाथ तेज़ी से कांप रहे थे। नाना जी ने एक जैकेट मम्मी की ओर फेंकी और एक मुझे पहनाई। मुन्ने के लिए मैं जैकेट ढूंढ रहा हूँ, वे बोले। नहीं बाबूजी, मैं मुन्ने को अपने साथ बांध लूँगी, मम्मी की कोमल व क्षीण आवाज़ सुनाई दी, जैसे हवा के साथ उनकी आवाज़ भी विलीन हो गई थी। पापा ने कस कर मेरा हाथ पकड़ा। चलो सब लोग ऊपर चलो, और उस सक्रिय दरवाजे से निकलकर सब सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाने की कोशिश करने लगे, ऊपर खुली हवा में। मम्मी! उस धक्का मुक्की में नानी, मम्मी और भैया पीछे ही छूट गए, ये हमें बाद में पता चला। नाना जी एक हाथ में ढेर सी जैकेट्स लेकर ऊपर आए और ऊपर वाले लोगों को फेंक फेंक कर देने लगे। क्रूज का पायलट उसे किनारे लेकर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे क्रूज किसी चीज़ में फंस गया हो, शायद पानी के नीचे की चट्टानों में। और तभी हवा के तेज थपेड़े आए थे और क्रूज तिरछा होकर पानी में डूब गया था। पापा! मैं अंधेरे पानी में चिल्लाई थी। पापा ने एक हाथ से मुझे पकड़ा था और एक हाथ से तेजी से तैर रहे थे। चारों ओर बहुत से लोग काले पानी में हाथ पैर मार रहे थे। जमीन का, तलहटी का कहीं अता पता ही नहीं था। गहरा काला जल। और तभी एक बोट तेजी से हमारी ओर आई थी और उसमें बैठे आदमियों ने मुझे और पापा को खींचकर बोट में डाल लिया था। और भी कुछ लोगों को बोट पर खींचा गया। मेरे आँख, मुंह, कान सब में पानी भरा था। किनारे लाकर उन्होंने मुझे ज़मीन पर उल्टा लिटा दिया था और मेरी पीठ को दबा दबा कर मेरे पेट में भरा पानी निकाल रहे थे। मम्मी मम्मी कहती मैं बेहोश हो गई थी। जब मुझे होश आया था, मैं एक लकड़ी के पट्टे पर लेटी थी। नाना जी और पापा वहीं ज़मीन पर मेरे पास बैठे थे। दूर दूर तक अंधेरा छाया था और जलाशय का पानी काला डरावना लग रहा था। एक अंकल ने एक छोटे से डिस्पोजेबल ग्लास में लाकर मुझे चाय पिलाई, जिससे मेरी कपकपी बंद हो। मैं चुप थी, डरी और सहमी हुई। चारों ओर बहुत से लोग थे, पुलिस वाले, गांव वाले, नेता और रिपोर्टर।
क्रूज़ को रस्सी से खींचने की कोशिश की जा रही थी। बड़े बड़े इमरजेंसी बल्ब जल रहे थे। गोताखोर पानी में जाकर लोगों को बचा कर लाने का प्रयास कर रहे थे। चारों ओर रुदन था, क्रंदन था और चीखें थीं, और मैं फिर बेहोश हो गई थी। सुबह सूरज की तेज़ रोशनी से मेरी नींद खुली। रिजर्वायर के पास वाले एक रेस्टोरेंट में एक टेबल पर मैं लेटी हुई थी। रिजर्वायर मीन्स जलाशय। पापा मेरे पास बैठे थे और उनका चेहरा दुख व व्यथा से काला पड़ गया था। पापा, मम्मी और भैया कहाँ हैं? और नानी? पापा कुछ नहीं बोले थे, बस सुबकते रहे थे। थोड़ी दूर पर नाना जी रिपोर्टर से बात कर रहे थे। हम 6 लोग थे। मेरी वाइफ एक्सपायर हो गई हैं। मेरी बेटी और उसका बेटा अभी तक नहीं मिले हैं। हाय, मैं किस घड़ी इनको डैम पर लाया? नाना जी माथा ठोकते हुए बोले थे। गोताखोर बहुत से शरीरों को ऊपर लेकर आ रहे थे और तभी वे सलवार कुर्ता पहने एक महिला को निकाल कर लाए। पानी भरने से उसका शरीर फूल गया था। जब उसे पलटा गया, एक छोटा 3-4 साल का बच्चा उसके सीने से लिपटा हुआ था, जैसे माँ के सीने में छुप कर सो रहा हो। पापा दौड़ कर वहाँ गए थे। निर्मला, निम्मू, मुन्ना, और पापा चीख चीख कर रोने लगे थे। मेरी वाइफ, मेरा बच्चा कैसा तड़पा होगा। हाय, मैंने क्यों नहीं बचा पाया। और मैं फटी फटी निगाहों से सब कुछ देख रही थी। कौन है? मेरी मम्मी, मेरा लाडला भैया। और मैं भी चीख चीख कर रोने लगी थी। छोटे छोटे बच्चों के व महिलाओं के शव बिखरे हुए थे। अधिकतर पुरुष तैरकर बच गए थे। फिर एम्बुलेंस, पोस्टमार्टम, ना जाने क्या क्या। रिपोर्टर मुझे घेर कर मेरा इंटरव्यू ले रहे थे। मैं रोती जा रही थी और बताती जा रही थी। इतना तेज़ अंधड़, बोट वाला फिर भी बीच में ले गया। मेरी मम्मी, मेरा भैया, और एक गोला मेरे गले में आकर अटक जाता। चारों भयानक सन्नाटा। मेरी दुनिया, मेरा घर उजड़ चुका था। मैं कैसे रहूँगी मम्मी के बिना? मैं किसको राखी बांधूंगी? मेरा भैया। हम दिल्ली वापस आ गए हैं। नाना जी साथ में आए हैं। नानी, मम्मी और भैया का अंतिम संस्कार वहीं हो गया। मम्मी और भैया की फ़ोटो सुना है सोशल मीडिया में वायरल हो गई है। माँ का प्यार बच्चे के लिए। नाना जी का इंटरव्यू अलग अलग चैनल्स पर आ रहा है। पापा और मुझको भी रिपोर्टर्स घेरे रहते हैं। नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ में क्रूज़ का डूबना दिखा रहे हैं। माँ बच्चे को देखकर लोगों की आंखें भीग रही हैं। लेकिन मेरा दर्द कौन समझेगा? मेरा जीवन अंधकार में हो गया है। दादी आ गई हैं। मैं उनसे चिपट कर सोती हूँ। सोते सोते मुझे तेज़ पानी की लहरें दिखती हैं। हिलता हुआ क्रूज़ और चारों ओर काला पानी, जो मेरी मम्मी और भैया को निगल गया। मैं सोते सोते चीखने लगती हूँ और दादी मुझे सीने से चिपटा लेती हैं। दादी, मैं क्यों बच गई? मुझे भी मम्मी के पास जाना है। उस दिन पापा ने मुझे अपने गले से लगाया था और बोले थे, बेटा, जीवन बहुत कठिन है। जो होना था हो गया। अब तुम तैरना सीखो, हिम्मत से, बिना डरे, और अपनी क्लास के हर बच्चे को तैरना सीखने के लिए प्रोत्साहित करो। तुम मेरी बहादुर बिटिया हो। सबको समझाओ कि चाहे पानी के जहाज़ में हो या हवाई जहाज़ में, सेफ्टी प्रिकॉशन ध्यान से सुनने चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट पहले से बताकर नहीं होते। तुम अपने जीवन का लक्ष्य रखो। आगे से तुम्हारे सामने कभी कोई पानी में ना डूबे। तुम खुद को इतना परफेक्ट बनाओ तैरने में कि सबको बचा पाओ।
अब आज से हम दोनों के जीवन का यही उद्देश्य रहेगा। और मैं बहती आँखों से पापा को सुनती रही थी। तो बस ये कहानी यही समाप्त होती है। ये कहानी तो नहीं है, आप समझ रहे हैं कि अभी बरगी डैम में जो भीषण दुर्घटना हुई है उसी से ओवरफ्लेम्ड होके मैंने ये कहानी लिखी है। और इसमें कुछ कल्पना है, कुछ सच्चाई है, किंतु इस तरह की भीषण दुर्घटनाएं आगे ना हो, बस यही ईश्वर से प्रार्थना है। और सभी तरह के हम लोग कहीं भी जाएं तो सेफ्टी प्रिकॉशंस हमेशा लें, और चाहे पानी के जहाज में हो चाहे हवा में हो, हम लोग जो भी प्रिकॉशंस बताते हैं उनको ध्यान से सुने। और उन सभी दिवंगत आत्माओं को जो असमय काल के ग्रास हो गई, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और आगे इस प्रकार की घटनाएं ना हो उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं। जय श्री राम। अगले सैटरडे फिर मिलेंगे किसी और कहानी के साथ। ओके बाय, सी यू।